नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। हम देखेंगे खबरों का बुलेटिन, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। गुजरात विधानसभा चुनाव का प्रचार जोर शोर से जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेहसाणा और दाहोद में चुनावी जनसभा को किया संबोधित। वडोदरा और भावनगर में भी रैलियों को करेंगे संबोधित। गुजरात में भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह की चुनावी रैलियां, वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता भी प्रचार में झोंक रहे हैं पूरी ताकत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया आसियान रक्षा मंत्रियों की 9वीं वार्षिक बैठक को संबोधित। कहा, दुनिया के सामने सबसे बड़ा खतरा है अंतर्राष्ट्रीय और सीमा पार आतंकवाद। रक्षा मंत्री का कंबोडिया के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करने का है कार्यक्रम। अमेरिका के वर्जीनिया वॉलमार्ट में हुई अंधाधुंध गोलीबारी, शूटर समेत कई लोगों के मारे जाने की खबर। इंडोनेशिया में जावा द्वीप में आए भूकंप से मारे जाने वालों की संख्या बढ़कर हुई 268। राहत और बचाव कार्य व्यापक स्तर पर जारी। बचाव कर्मी इमारतों के मलबे में लोगों को बचाने के प्रयास में जुटे। राष्ट्रपति ने आपदा प्रभावित इलाकों का किया दौरा। खेल की खबरों में फीफा विश्व कप 2022 में मोरक्को और क्रोएशिया का मुकाबला जारी। दूसरे मुकाबले में जर्मनी और जापान होंगे आमने सामने। एक अन्य मुकाबले में स्पेन के खिलाफ कोस्टारिका करेगी चुनौती पेश। और 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आज चौथा दिन। किडा कार्लोस सौरा की 7th डे फिल्मों की होगी स्क्रीनिंग। कई रेड कारपेट प्रीमियर देखने को मिलेंगे। अभिनेता अनुपम खेर स्क्रीन और थिएटर के लिए मास्टर क्लास ऑन परफॉर्मिंग में आएंगे नजर। और हेडलाइंस के बाद अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। सबसे पहले बात कर लेते हैं गुजरात के चुनाव प्रचार की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के 2 दिनों के दौरे पर हैं और आज उन्होंने मेहसाणा और दाहोद में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। और इन सभाओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने गुजरात और पूरे देश को बर्बाद कर दिया है। और वहीं केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने भी राजकोट की जसदण विधानसभा में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इसके साथ ही अमित शाह ने सुरेंद्रनगर में भी एक जनसभा को संबोधित किया और चुनाव में भाजपा को वोट देने की अपील की। और गुजरात विधानसभा की बोटाद सीट पर 2017 के विधानसभा चुनाव में दिलचस्प मुकाबले में बीजेपी ने जीत हासिल की थी। और इस बार भी बीजेपी और कांग्रेस सहित आम आदमी पार्टी ने अपनी मौजूदगी से इस मुकाबले को रोचक बना दिया है। तो बोटाद में अधिकतर कपास की खेती होती है और ऐसे में सभी पार्टियां कपास के किसानों को लुभाने में लगी हुई हैं। आखिर क्या सोचते हैं कपास के किसान, जानने का प्रयास किया है हमारे संवाददाता चंद्रशेखर ने। गुजरात का बोटाद जिला कपास की खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध है। सौराष्ट्र की सबसे बड़ी कपास मंडी बोटाद में ही मौजूद है। किसानों सहित कई परिवार कपास की खेती पर निर्भर हैं। बहुत साल पहले किसानों को सिंचाई के लिए पानी मुफीद नहीं था। ऐसे में तब गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल की ड्रिप इरिगेशन तकनीक के जरिए किसानों को सिंचाई के लिए प्रेरित किया। आज किसान मानते हैं कि उन्हें पानी की बचत तो हुई ही है, साथ ही कम पानी में अधिक पैदावार भी ले रहे हैं। इसके लिए 30% सब्सिडी भी दी जा रही है। एमएसपी के दामों को भी बढ़ाया गया है। 1 કલાક પાણી હાલે તોય તે આપણે બિયારણ બચી જાય। ઉનાળામાં આપણે વાવી એકવી ઓછું પાણી હોય તોય તે બધું बीज આપણું ફેલ ન થાય। આ એમએસપી બડાઈમાં फायदा हुआ 2 गुणा हुआ। पहला 1 गणा હતા એને 1000 હતા, અત્યારે 2000 આસપાસ કપાનો ભાવ છે। સરકારે જે કામ એમએસપી વધારવાનું કર્યું છે એ ધન્યવાદને પાત્ર જ છે।
અને ખેડૂતને સારું પણ છે અને ખેડૂત બધા મત આપશે પણ ખરા। भाजपा किसानों के लिए बिजली पानी की आपूर्ति के साथ किसानों से जुड़े अन्य योजनाओं का वादा कर रही है। भाजपा अपने काम के बल पर जीत का दावा भी पेश कर रही है। सबसे ज़्यादा गुजरात में सबसे ज़्यादा जो काम हुआ है एग्रीकल्चर के अंदर ड्रिप इरिगेशन का, स्प्रिंकलर सिस्टम का, तो ये हमारे बोटाद डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। सेकंड स्टेज में बोटाद है। और जो लोगो तो सोनी योजना का पानी है वो निरंतर हमारे यहाँ से पूरा 3-4 विधानसभा में वो पाइपलाइन प्रसार हुआ है। इस हिसाब से पूरे का पूरा जो डैम भरा हुआ समग्र गुजरात के अंदर मेरे हिसाब से 115 डैम के अंदर सोनी योजना का पानी आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी बिजली पानी फ्री देने की बात कर रही है तो कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता और बोटाद से प्रत्याशी मनहर पटेल भाजपा पर किसान विरोधी होने का निशाना साध रहे हैं। एक पण गामडું પાછળથી તમે ગામડાનો સર્વે કરશો તો ખ્યાલ આવશે। કાનિયાડ એક નામની એક લાઈન પસાર થાય છે। તમામ ગામડાઓ ખાખુઈ છે, દીફણિયા છે, આગળનું નાગલપર છે, દેરાળા છે, આ તમામ ગામડાઓ પાણીથી ખેડૂતો વંચિત છે। ખેડૂતને ન પાણી આપે, ન વીજળી આપે, ન પાક વીમો આપે કે ન આપતકાલીન પરિસ્થિતિની અંદર પાક વીમાની પરિસ્થિતિમાં પણ ખેડૂત સામે આ સરકાર ઊભી રહી નથી। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बहुत ही कम सीटों के अंतर से हारी थी। ऐसे में इस बार भी मुकाबला दोनों ही पार्टियों के लिए साख का सवाल बन चुका है। बोटाद सहित पूरे सौराष्ट्र में कपास और मूंगफली की खेती करने वाले किसान वोटर बड़ी संख्या में मौजूद हैं। ऐसे में कोई भी पार्टी किसानों के मुद्दे को दरकिनार कर चुनाव में जीत का दावा नहीं कर सकती। तो अब ये देखना होगा कि 1 तारीख को जब यहाँ पर मतदान होगा तो किसानों के मन की बात वो 1 तारीख को अपने मतदान जब करने जाएंगे तब उसमें वो दर्ज करेंगे। और देखना यह है कि इस बार किसान किसको बोटाद से विजय बनाते हैं, क्योंकि कांग्रेस को 27 साल तक यहाँ पर सीट जीतने के लिए वेट करना पड़ा है और बीजेपी लगातार यहाँ पर सत्ता में काबिज होती आई है। अपने सहयोगी SV पटेल और कैमरामैन OP के साथ चंद्रशेखर, DD न्यूज, बोटाद। और गुजरात चुनाव की खबरों के बाद अब देखते हैं कुछ और बड़ी खबरें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कंबोडिया के दौरे पर हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आसियान रक्षा मंत्रियों की 9वीं वार्षिक बैठक को संबोधित किया। अपने संबोधन में राजनाथ सिंह ने कहा कि दुनिया के सामने सबसे बड़ा खतरा अंतर्राष्ट्रीय और सीमा पार आतंकवाद है। भारत आसियान संबंधों के 30 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत और कंबोडिया पहली भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक की सह अध्यक्षता कर रहा है। भारत 1992 में आसियान का संवाद भागीदार बना और 12 अक्टूबर 2010 को वियतनाम के हनोई में ADMM+ का उद्घाटन किया गया। वर्ष 2017 से ADMM+ मंत्रियों की सालाना बैठक आसियान और प्लस देशों के बीच संवाद एवं सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए होती रही है। खबर राजधानी दिल्ली से। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद मंत्री सत्येंद्र जैन का अब एक दूसरा वीडियो भी जारी हुआ है। ये वीडियो साफ तौर पर उनके ठीक से भोजन ना मिलने वाले दावे को नकार रहा है। इस CCTV फुटेज में सत्येंद्र जैन अपनी सेल में अच्छे तरीके से खाना खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही वो फल और सूखे मेवे भी खाते नजर आ रहे हैं। तिहाड़ जेल के सूत्रों का कहना है कि जेल में रहने के दौरान सत्येंद्र जैन का वजन 8 किलो बढ़ गया है, जबकि उनके वकील ने यह दावा किया था कि उनका वजन 28 किलो कम हो गया है। वाकई ये वीडियो जो है वो अपने आप में सच्चाई को दिखा रहा है। और आम आदमी पार्टी की तरफ इशारा करते हुए कहा गया है कि आपराधिक छवि वाले लोग राजनीति में आकर अब राजनीति को ही बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जेल में बंद आप नेता सत्येंद्र जैन को मंत्री पद से नहीं हटाए जाने पर भारतीय जनता पार्टी की नेत्री मीनाक्षी लेखी ने केजरीवाल सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि सत्येंद्र जैन मंत्री पद पर बरकरार हैं और उन्हें हटाया नहीं गया है। इसके उलट जेल में सत्येंद्र जैन को तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। लगातार किस प्रकार से आपराधिक छवि वाले व्यक्तित्व जो है राजनीति में आए और राजनीति को ही बदनाम करना शुरू कर दिया। आप सोचिए कि एक मंत्री जो जेल काट रहा है, सजा में है, कई केसेस में उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो पहले तो उसको मंत्री से ही नहीं हटाया गया, उसको मंत्री बना के रखा गया। फिर वो जेल के अंदर बैठ के उगराई का काम करता है, फिरौती का काम करता है
और जेल के अंदर पूरा ऐशो आराम चल रहा है, टीवी चल रहा है, पैर मालिश करने के लिए लोग रखे हुए हैं, भोजन पैक्ड आ रहा है और सब किस्म की सुख सुविधा जेल के अंदर उनको प्रोवाइड की जा रही है। तो ये बड़ा आरोप आम आदमी पार्टी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का। वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो देखेंगे आज की कुछ और बड़ी खबरें। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा। प्रकृति का तो नहीं मगर नुकसान का उपाय है। AIC से फसल बीमा। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC। स्वागत है ब्रेक के बाद आपका। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं समाचार का बुलेटिन, और अब देखते हैं कुछ और खबरें। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज दिल्ली के विज्ञान भवन में असम के महान सिपहसालार लाचित बोरफुकन की 400वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीतारमण ने कहा कि संस्कृति मंत्रालय को असम सरकार के साथ मिलकर असम के पराक्रमी इतिहास को सभी विश्वविद्यालयों तक पहुंचाना चाहिए, ताकि हमारे युवाओं को हमारे इतिहास पर गर्व हो। Tradition of the Aham kings, people of Assam even today will ensure that the economy of Assam gets strengthened, because the threshold should be strong for both economic strength and also for strategic strengths. So I'm very grateful that the government of Assam, the Chief Minister in particular, has given me this opportunity to be here, for me to be here, for me to share my thoughts with you. This is a splendid attempt at showcasing not so well remembered Northeast India, because these are important stories to be told for our memory and also for the future generations. तो वित्त मंत्री असम सरकार की पहल की तारीफ करती हुई और दिल्ली के विज्ञान भवन में अहोम साम्राज्य के इतिहास पर एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है। भारत के इतिहास के अहोम सेना नायक लाचित बोरफुकन की बहादुरी की मिसाल पेश की जाती है। लाचित बोरफुकन ने औरंगजेब की अत्यंत शक्तिशाली मुगल सेना को ब्रह्मपुत्र के तट पर सराय घाट के युद्ध में बुरी तरह हरा दिया था। मुगलों ने इस हार के बाद फिर कभी भी असम की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत भी नहीं की। हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने अहोम समुदाय के लोगों से कुछ खास बातचीत की है। मैं इस वक्त दिल्ली के विज्ञान भवन में हूं और यहां पर लगी एक खास प्रदर्शनी जो अहोम डायनेस्टी के रिच कल्चरल हिस्ट्री के बारे में बताती है। किस तरह से जो ग्रेट जनरल थे लाचित बोरफुकन, उन्होंने 17 बार मुगल इन्वेडर्स को ना सिर्फ रोका बल्कि उनके दांत भी खट्टे कर दिए। मेरे साथ कुछ युवा है, आइए हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि अभी अभी केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि संस्कृति मंत्रालय असम सरकार के साथ मिलकर इस पूरी विरासत को दुनिया के, खास तौर से देश के कोने कोने तक लेकर जाए विश्वविद्यालयों में। कैसा लग रहा है आपको दूल्हा बनके? अच्छा लग रहा है, बहुत ऑनर्ड फील हो रहा है, और एक्चुअली जो अपना ड्रेस है उसको लगा के मुझे कुछ प्राउड फील हो रहा है। आज अहोम ट्राइब का दुल्हन बनी हूँ। क्या पहना है आपने? ये फासिन है, वो जो स्कर्ट है, ये स है और ये फमाई है। इस ड्रेस में ये बेसिकली ये दुल्हन पहनता है, ऐसा वाला ड्रेस। फिर हम लोग ये नॉर्मल में जो भी मतलब पहन सकते हैं। अभी ये केंद्रीय मंत्री ने बोला कि आपकी इतनी रिच कल्चरल हिस्ट्री है, इसको अलग अलग विश्वविद्यालयों में लेकर जाना चाहिए। तो एक युवा होने के नाते आपको कितना एक्साइटिंग लगता है? एक्चुअली जो हम लोग का कल्चर है वो अभी मतलब थोड़ा हाइड हो रहा है, क्योंकि सब लोग मतलब अभी तक इतिहास की किताबों में इसको इतना नहीं दिखाया गया जितना मुगलों का इतिहास दिखाया गया। तो आई फील वेरी ऑनर्ड। मुझे तो अच्छा लगता है क्योंकि मैं एक अहोमी हूँ, अहोम गर्ल हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। आई फील वेरी ऑनर्ड। कैमरामैन विनय तिवारी और मोर मुकुट के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज दिल्ली। वाकई ये बड़े अफसोस की बात है कि अहोम साम्राज्य के गौरवशाली इतिहास को अब तक हमारे स्कूलों और कॉलेजों से दूर रखा गया। ये मानना है पूर्वोत्तर मामलों के विशेषज्ञ तरुण विजय का। और हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने विज्ञान भवन दिल्ली में तरुण विजय से खास बातचीत की, जहां अहोम साम्राज्य के सेनापति लाचित बोरफुकन की ये 400वीं जयंती मनाई जा रही है। 600 साल के अहोम साम्राज्य के गौरव में इतिहास को
अब तक स्कूल और कॉलेज की किताबों से नामालूम क्यों दूर रखा गया, लेकिन अब वो उभर कर सामने आया है क्योंकि हम मना रहे हैं लसित बोरफुकन की 400वीं जयंती। और मेरे साथ है तरुण विजय जी, जो पूर्वोत्तर मामलों के एक्सपर्ट भी हैं और पत्रकार भी हैं। तरुण जी, क्या कहेंगे आपको? दिल्ली के इतिहास की यह सबसे महत्वपूर्ण घटना मानता हूं। अहोम साम्राज्य ने मुगलों को उनके नरसंहारी अत्याचारों को पूर्वोत्तर में प्रवेश करने से रोका। वे भारत के महान, प्रतापी, पराक्रमी और सबसे गरिमामय सम्राट रहे हैं, जिनका इतिहास की पुस्तकों में उल्लेख भी नहीं मिलता। राजराज चोल, चेर, पांडे, कृष्णदेव राय ऐसे महान प्रतापी सम्राटों की तुलना में और शिवाजी की तुलना में ही हमारे अहोम सम्राट माने जाते हैं। तरुण जी, जब हम बात करते हैं बैटल ऑफ सराय घाट की, तो ये स्ट्रैटेजिकली कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गेटवे टू नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया है और वहां पर उन्होंने मुगलों को रोका, तो ये बैटल कितना इंपॉर्टेंट था? बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मुझे लगता है कि यह भारत के मिलिट्री स्ट्रेटेजी के प्रत्येक पाठ्यक्रम का एक हिस्सा बननी चाहिए, अनिवार्य हिस्सा बननी चाहिए। हम यहाँ पे केवल बाबर, लोधी, अकबर, औरंगजेब, खिलजी जैसे उन लोगों को पढ़ाया जाता है जिन्होंने दिल्ली लूटी, जिन्होंने दिल्ली में नरसंहार किए, जिन्होंने दिल्ली को जलाया और यहाँ के भवनों को, यहाँ के लोगों को बहुत अत्याचार किए, नरसंहार किए, लेकिन उनको नहीं पढ़ाया जाता है जिन्होंने भारत की विजय गाथा लिखी। आज़ादी के अमृत महोत्सव में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक अद्भुत, असाधारण और क्रांतिकारी कदम उठाकर लचित बड़फुकन की 400वीं जो जन्म शताब्दी है वह दिल्ली में मनाकर यह संदेश दिया है कि संपूर्ण भारतवर्ष लचित बड़फुकन के सामने नतमस्तक है और प्रणाम करता है। ये पहली एक घटना हो रही है लचित बड़फुकन की 1947 के बाद, जिसमें देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, अनेक मंत्री, असम के मुख्यमंत्री, असम का संपूर्ण मंत्रिमंडल और संपूर्ण भारत में इसका लाइव प्रदर्शन किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि यह इस बात का भी द्योतक है कि भारत पूर्वोत्तर भारत के महान योगदान को शत शत नमन करता। तो जैसे कि आपने सुना, लचित बड़फुकन, जिनको लसित बड़फुकन कहा जाता है, असमिया के अंदर उनकी जीत का परचम आज दिल्ली में लहरा रहा है। कैमरामैन विनय तिवारी और मोहर मुकुट के साथ मैं विशाल बेरिस्टू, डीडी न्यूज दिल्ली। तो इसीलिए जो बोरफुकन हैं, लचित बोरफुकन, उनको पूर्वोत्तर का शिवाजी कहा जाता है। और अब बात भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की। गोवा में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फिल्म बाजार के सेक्शन में बुक अडेप्टेशन की पहल की गई है। इसमें कई सारे लेखक और पब्लिकेशन हाउस अपनी अपनी किताबों के साथ शिरकत कर रहे हैं। पुस्तकों को किताब प्रेमियों के लिए डिस्प्ले में लगाया गया है, जिससे कि उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। इसका मकसद फिल्म निर्देशकों के सामने नई कहानियों को पेश करना है। इफी के इस पहल से पन्नों पर उकेरी कहानियों को पर्दों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। इस बार फिल्म बाजार के सेक्शन में बुक अडेप्टेशन में 27 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं, जिनमें 21 पब्लिकेशन हाउस भी शामिल हैं। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पहली बार फिल्म बाजार के सेक्शन में बुक अडाप्टेशन का एक इनिशिएटिव लिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो पवेलियन लगा हुआ है, यहाँ पर कई सारे ऑथर्स हैं, कई सारे पब्लिकेशन हाउस हैं जो अपने बुक्स के साथ में यहाँ पर आए हुए हैं। बुक्स सारे डिस्प्ले किए गए हैं एक ही मकसद से कि बुक्स जो हैं वो स्टोरीज देती हैं और स्टोरीज जो हैं वो फिल्म में टर्न की जा सकती हैं। साथ ही जो वेब सीरीज हम जानते हैं, वो भी कई सारे मूवीज जानते हैं जो बुक्स के ऊपर हैं, बुक्स को अडाप्ट किए जाते हैं, वो सब ये आइडिया है। और हमारे साथ कृतिका हैं जो कोऑर्डिनेटर हैं बुक टू बॉक्स ऑफिस की। कृतिका, कितने पब्लिकेशन हाउस आपसे जुड़े हुए हैं और अब तक किस तरीके से बिजनेस हो रहा है? तो हमारे पास पूरे 27 पार्टिसिपेंट्स हैं, उनमें से 21 पब्लिशिंग हाउसेस हैं, 4 लिटरेरी एजेंसीज हैं और 4 ऑथर्स हैं। और रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत सारी मीटिंग्स हो रही हैं और बस मैं बहुत खुश हूँ कि ये सक्सेस रहा। हमारे साथ में है मिथिलेश जी जो इस पब्लिकेशन से हैं, वो ऑथर भी हैं। उनसे जानते हैं, मिथिलेश, कौन से बुक्स लाए हैं आप और किस तरीके से एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये एक प्रोग्राम जो है उससे? हम फ्लाइटिंग पब्लिकेशन से हैं, तो हमारा मोटो है किताबें ज़रा हटके। हम उन जॉनर्स पे काम करते हैं
जो बाकी के हिंदी जर्नल्स में नहीं है। जैसे बच्चों के लिए कहानियाँ नहीं लिखी जाती है, उनके लिए छोटी कहानियाँ होती है, आपने देखा होगा NBT कई सारे, लेकिन हम लोग बुक सीरीज़ पे काम कर रहे हैं। कुछ कंटेंट हम लोग 25 सिलेक्टेड कंटेंट्स यहाँ लेकर आए हैं फिल्म के लिए, जो हमें लगता है कि ये फिल्म में अडॉप्ट किए जा सकते हैं, क्योंकि ऐसे कंटेंट की ज़रूरत है हमारे यहाँ पे। एज अ पब्लिशर हम ये यहाँ पे पिच करना चाहते हैं कि अलग अलग डिफरेंट जॉनर्स के कंटेंट भी जो इंडियन सिनेमा में भी एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, तो उनके लिए हमें जरूर यहाँ मंच मिला है और आई होप कि बहुत सारे लोग इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो कुछ बात बनेगी मैम। तो ना सिर्फ ये पब्लिकेशन हाउसेस के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बल्कि फिल्म मेकर्स के लिए भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि उनके पास में भी एक ये पूरी तरीके से बैंक है स्टोरीज का, क्योंकि यहाँ से आप फ्रेश स्टोरीज ले सकते हैं और अच्छी फिल्में बना सकते हैं। कैमरा पर्सन अश्लेषा के साथ श्यामा मिश्रा, DD न्यूज़, पणजी, गोवा। और अब एक और अच्छी खबर आपके लिए कि एम्स में अब लंबी लाइन नहीं लगानी पड़ेगी और इसकी ज़रूरत अब आभा हेल्थ अकाउंट से OPD में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपको लंबी लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। आभा अकाउंट से न केवल रजिस्ट्रेशन में आसानी होगी, बल्कि मरीज का सभी हेल्थ रिकॉर्ड भी डिजी लॉकर में सुरक्षित हो जाएगा। एम्स के एम्बुलेंस भी अब GPS से लैस हैं, जिन्हें आसानी से ट्रैक किया जा सकेगा। और भी कई बदलाव हो रहे हैं, देखिए ये खास रिपोर्ट। आने वाले दिनों में एम्स में इस तरह की लंबी लाइन नहीं लगेगी। नई दिल्ली एम्स में OPD का रजिस्ट्रेशन आभा हेल्थ अकाउंट के जरिए होगा। मरीज को अपने मोबाइल से इस QR कोड को स्कैन करना होगा और उनका पूरा डिटेल OPD कार्ड बना रहे इस कंप्यूटर में आ जाएगा। इससे कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों का OPD कार्ड बन सकेगा। यही नहीं, मरीज यहाँ पर अपना आभा ID भी बनवा सकेंगे। आभा यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत बनाया जा रहा है। पेशेंट के पास आभा नंबर है और वो आभा नंबर आके स्कैन करता है, तो स्कैन करते ही अपने आप उसका डिटेल्स सिस्टम में आ जाता है, ताकि उसकी रजिस्ट्रेशन एक तो जल्दी होगी और जो भी उसका ऐसा एंट्री होना है उसमें कोई एरर की प्रोबेबिलिटी नहीं रहती, क्योंकि उसका आभा नंबर बनता है, आधार या उसका ड्राइवर लाइसेंस की डिटेल्स आता है, तो उसी डिटेल ऑटोमेटिकली फेच हो जाता है। यही नहीं, एम्स के एम्बुलेंस भी अब GPS सिस्टम से लैस हैं। इससे इनको ट्रैक करने में आसानी हो रही है। हमारे सारे एम्बुलेंस में GPS जियो टैगिंग है, जिससे कि हमें हमारे एम्बुलेंस का एग्जैक्ट लोकेशन, टर्न अराउंड टाइम तथा उसके साथ कौन सा ड्राइवर और कौन सा EMT गया है और उसने कितने मिनट में अपना ट्रिप कंप्लीट किया, कितने मिनट में वो लोकेशन पे पहुंची, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें वहां से मिलती है। ICU में भीड़ भाड़ ना हो, इसके लिए ICU में भर्ती मरीजों को परिजनों से बात कराने के लिए वीडियो कॉल की भी व्यवस्था की जा रही है। बिगेस्ट चैलेंज क्या होता है, ICU में पेशेंट्स के बारे में लोग जाना चाहते हैं और इमरजेंसी वार्ड में भी जाना जा सकते हैं, जिसमें जाना नहीं चाहिए और भीड़ बन जाता है और इन्फेक्शन चल जाता है। उसके भी हम एक वीडियो कॉलिंग सिस्टम बना रहे हैं, ताकि हम पेशेंट्स का अटेंडर्स को, जो इमरजेंसी के सामने आप देख सकते हैं कि वहाँ बैठ सकते हैं, हम वीडियो कॉल करके उनको अपना पेशेंट का कंडीशन बता सकते हैं। इसके बारे में भी हम कर रहे हैं। एम्स में मरीजों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। जहां एक और तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, वहीं एम्स परिसर स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त रहे, इसके लिए ग्रीन गाड़ी भी चलाई जा रही है। बैटरी चालित इस तरह की कार अब मरीजों के साथ साथ एम्स स्टाफ को भी लाने ले जाने के काम आ रही है। नितेंद्र सिंह, DD न्यूज़, दिल्ली। तो तकनीक से आसान होती हुई जिंदगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए अनुमति, लेकिन DD न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।